गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर हूं मैं आज आपके सामने जीसीपी का नया लेक्चर लेकर, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कि जो कंप्यूट इंस्टेंस हमारे थे, जो कंप्यूट इंजन हमारा गूगल क्लाउड के अंदर होता है, उसके परचेजिंग ऑप्शन क्या है या उसकी प्राइसिंग मॉडल क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, और ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गूगल क्लाउड के अंदर जो वर्चुअल मशीन के साथ किस किस टाइप की स्टोरेज लगाई जा सकती है, कौन से डिस्क ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का जो हम डिस्कस करने वाले हैं। मैंने यहां पे लिख भी दिया है लेक्चर 8। आप मेरे सारे लेक्चर्स सीक्वेंस में देखिएगा प्लेलिस्ट में। इससे पहले के जो लेक्चर हैं वो आपको मिल जाएंगे। आपको सारे वीडियो सीक्वेंस में देखने हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई टॉपिक स्किप नहीं किया जाएगा। देखिए, परचेजिंग ऑप्शन की जहां तक हम बात करें, कंप्यूट इंजन प्राइसिंग, तो ये तीन बुनियादी तौर पे तीन तरह की प्राइसिंग आपको यहां मिल जाती है, या तीन तरीके से वर्चुअल मशीन के लिए आप पे कर सकते हैं। जिसमें एक नॉर्मल जो इनका मॉडल है वो है सस्टेन्ड यूज डिस्काउंट। ये एक पहला मॉडल है। इनका पेमेंट का मैं बताऊंगा आपको डिटेल में सारी चीजें कि ये क्या होता है। दूसरा ऑप्शन जो इनके पास है वो है कमिटेड यूज डिस्काउंट। और तीसरा ऑप्शन जो इनके पास अवेलेबल है वो है प्रीएम्प्टेबल वीएम। प्रीएम्प्टेबल वीएम, या फिर आप इसे स्पॉट वीएम भी कह सकते हैं। स्पॉट वीएम, स्पॉट इंस्टेंस होता है ना जैसे एडब्ल्यूएस में, तो अब इन्होंने इसका नया नाम अपडेट करके स्पॉट वीएम कर दिया है। क्योंकि होता क्या है कि कई बार ये जो नाम रखते हैं फिर ये देखते हैं कि यार लोगों को अब कि जबान पे स्पॉट इंस्टेंस ही याद रहता है एडब्ल्यूएस का, क्योंकि वो पुराना है। तो इन्होंने भी फिर उसका नाम बदल के स्पॉट वीएम कर दिया है, सो दैट जो है लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि ये प्रीएम्प्टेबल अलग है और ये कुछ अलग तरीके से काम करता है। तो उन्होंने इसका नया वर्जन जो है वो स्पॉट वीएम के नाम से ही निकाला है। तो दोनों चीजें सेम होती हैं। देखिए, तीन तरह के प्राइसिंग मॉडल यहाँ पे हैं। अगर आपने मेरे से AWS पढ़ा होगा YouTube पे, तो वहां भी परचेजिंग ऑप्शन होते थे। ऑन डिमांड इंस्टेंस आपके पास होता था, शेड्यूल इंस्टेंस आपके पास होते थे, आपके पास रिजर्व इंस्टेंसेस का ऑप्शन होता था। वही चीजें यहाँ पे हैं। अगर मैं इस सस्टेन यूज डिस्काउंट की बात करूं तो इसको आप AWS से कंपेयर कर सकते हैं ऑन डिमांड इंस्टेंस के साथ। AWS में जो ऑन डिमांड परचेज ऑप्शन था आपके पास कि आप जितनी देर यूज करेंगे, पे एज यू गो, आप जितनी देर जाएंगे उस हिसाब से वहां आपको प्राइसिंग देनी पड़ती थी। गूगल उसमें भी आपको डिस्काउंट देता है। गूगल कहता है अगर आप ऑन डिमांड ले रहे हैं, आप ऑन डिमांड वर्चुअल मशीन ले रहे हैं, यानी आप जितनी देर चाहें उतनी देर इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल, आपने आज एक वर्चुअल मशीन स्टार्ट करी, 4 दिन चलाई फिर बंद कर दी, या 10 दिन चलाई महीने में फिर आपने स्टॉप कर दी, आपको हर महीने 5 दिन काम कर रहे हो, 10 दिन काम कर रहे हो, गूगल कहता है मैं उस पर भी डिस्काउंट दूंगा ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज कि आप महीने में उस ऑन डिमांड इंस्टेंस को कितना इस्तेमाल कर रहे हो। मैं वहां पर भी आपको डिस्काउंट प्रोवाइड कराऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और याद रखिएगा, डिस्काउंट जो गूगल देता है वो अपने रिसोर्सेज पे देता है, वो लाइसेंस पे डिस्काउंट नहीं देता। ऐसा नहीं है कि आपने एक विंडो सर्वर खरीदा और आप कहें कि विंडो सर्वर का जो लाइसेंस है उसकी कॉस्ट अगर $33 आ रही है महीने की, तो गूगल उस पर भी डिस्काउंट देगा। भाई, मैं डिस्काउंट अपनी चीज पे, अपनी लागत पे तो दे सकता हूं। अगर आप किसी दुकानदार के पास जाएंगे या आप किसी सर्विस कराने जाते हैं किसी सर्विस पर्सन के पास जो सर्विस करता है आपके एसी की, तो वो क्या कहेगा कि सर इसका जो पार्ट है ये 500 रुपए का है, ये तो आपको देने ही पड़ेंगे। मैं इतना कर सकता हूं कि 500 रुपए जो मैं अपनी कमाई कर रहा हूं उसमें से आप 200 रुपए कम दे देना, पर मैं इसमें कम नहीं कर सकता क्योंकि ये पार्ट की कीमत है, मैं इसमें डिस्काउंट कहां से दूं। सिमिलर केस यहां पर भी है। गूगल कहता है भाई विंडो के लाइसेंस की जो कीमत है मैं उसको तो नहीं कम कर सकता, क्योंकि वो तो विंडो ले रहा है, मेरे को भी देना पड़ेगा विंडो को, है ना, माइक्रोसॉफ्ट को लाइसेंस की कीमत। लेकिन हाँ, जो मेरे खुद के रिसोर्सेज है मैं वहां पे आपको डिस्काउंट दे सकता हूं। तो याद रखिएगा, ये जो डिस्काउंट दिए जाते हैं, चाहे वो कमिटेड डिस्काउंट हो चाहे सस्टेन यूज डिस्काउंट हो, ये हमेशा दिया जाता है दो चीजों के ऊपर, एक तो वर्चुअल सीपीयू के ऊपर और एक आपकी मेमोरी के ऊपर। डिस्काउंट हमेशा इन दो चीजों के ऊपर आपको मिलता है जब भी आप कभी कोई डिस्काउंट लेते हैं। तो ये एक बुनियादी बात है जो मैंने आपको बता दी। बुनियादी तौर पे तीन तरह के डिस्काउंट यहाँ पे अवेलेबल है। सस्टेन यूज डिस्काउंट, जिसे मैंने AWS के साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो ये ऑन डिमांड वाले उसकी तरह है जो वहां पे ऑप्शन होता था। फिर यहाँ पे आता है कमिटेड यूज डिस्काउंट। कमिटेड यूज डिस्काउंट हमारे पास यहाँ पे दो तरीके के होते हैं। एक होता है कि आप 1 ईयर कमिटमेंट कर सकते हैं गूगल के साथ,
और एक होता है कि आप गूगल के साथ 3 ईयर का कमिटमेंट कर सकते हैं। तो गूगल कहता है कि भाई अगर आप कमिटेड करते हैं कि भाई मैं जो है 3 साल चलाऊंगा ही चलाऊंगा या 1 साल चलाऊंगा ही चलाऊंगा, इन दैट केस मैं आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट दे दूंगा, आपको 70-80% तक का भी मैं डिस्काउंट दे सकता हूं, गूगल कहता है। तो ये अगर मैं इसको AWS से कंपेयर करूं तो वहां पे रिजर्व इंस्टेंस नाम की एक चीज होती थी, वो रिजर्व इंस्टेंस इज नथिंग बट गूगल के अंदर उसको कमिटेड यूज डिस्काउंट कहते हैं। वहां भी 1 साल और 3 साल का कमिटमेंट होता है, यहां पर भी 1 साल और 3 साल का कमिटमेंट आपको करना पड़ेगा। इसी के अंदर एक तीसरी टर्म जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाई थी, जो मैंने इंस्टेंस मशीन टाइप्स में, मशीन फैमिलीज में ही ऐड कर दी थी, बट मैंने कहा था मशीन फैमिली का टाइप नहीं है, बट वहां पे आप लिख लो, एक अलग तरीके की ये चीज है। एक्चुअली में वो यहां पर भी है जो आप कमिटेड के अंदर ही यूज करते हैं। जो सोल टीनेंट नोड मैंने आपको बताया था वहां पे कि सोल टीनेंट नोड होता है कि भाई मैं अपना एक पूरा हार्डवेयर रिजर्व कर सकता हूं, एक पूरा हार्डवेयर वो मेरी कंपनी के लिए रहेगा, उस पर मेरी ही वर्चुअल मशीन चलेगी, वो भी आपको कमिटेड यूज डिस्काउंट के अंदर ही परचेज करना पड़ेगा। उस सोल टीनेंट को भी आप कमिटेड यूज डिस्काउंट के अंदर ही परचेज करते हैं। तो ये मॉडल भी आप खरीद सकते हैं जिसमें कि आपको पूरा हार्डवेयर रिजर्व करके दे दिया जाएगा। ठीक है, यहां पे अगर मैं इसको AWS से कंपेयर करूं तो AWS में इसको डेडिकेटेड होस्ट कहा जाता है। अगर आपको याद हो तो AWS के अंदर इसको डेडिकेटेड होस्ट कहते हैं इन AWS। ठीक है, और यहां पे हम इसको सोल टीनेंट कहते हैं। तो मैं आपको कंपैरिजन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार इंटरव्यू में ये चीजें आती हैं, वो आपसे पूछते हैं, और कई बार इंटरव्यू के साथ भी ऐसा होता है कि उसको गूगल के नाम तो नहीं याद है, वो कहता है कि गूगल में क्या डेडिकेटेड होस्ट जैसी सर्विस होती है, तो आप बता सकते हैं कि यस सर, सोल टीनेंट नोड जो होता है दैट इज नथिंग बट अ डेडिकेटेड होस्ट, जहां पे पूरा हार्डवेयर भी हमारे लिए रिजर्व होता है गूगल के डेटा सेंटर में। सो दैट इज कमिटेड यूज डिस्काउंट। ऐसे ही प्रीएम्प्टेबल VM, स्पॉट इंस्टेंस, AWS के अंदर इसको हम कहते हैं स्पॉट इंस्टेंस इन AWS। तो ये भी आपको याद रखना है कि प्रीएम्प्टेबल VM का ऑप्शन गूगल के में आपके पास है। यहां पे आपको 91% तक का डिस्काउंट मिल जाता है, अप टू मैं लिख दूं यहां पे अप टू 91% का, 60 to 91%, 60 से स्टार्ट होगा 60% से, और 91% तक का डिस्काउंट यहां पे आपको मिलता है। ये क्या होता है ये मैं जस्ट अभी आपको बताऊंगा, एक एक करके मैं तीनों को डिस्कस करता हूं ताकि आपको परचेजिंग ऑप्शंस अच्छे से समझ आ जाएं कि गूगल में प्राइसिंग किस तरीके से होती है। बेहद इंपॉर्टेंट है गाइस, ये सारी चीजें मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि जितना एक्सटेंसिव थ्योरी हो सकता है वो मैं करा दूं, क्योंकि देखें मैं भी जब ये वीडियो बनाता हूं तो ये अब आज की डेट में मैं बना रहा हूं, हो सकता है आप ये वीडियोस 6 महीने बाद, 1 साल बाद ये देख रहे हो या 2 साल बाद आप देख रहे हो। आप याद रखिएगा एक चीज को कि कोई भी कंटेंट, थ्योरी चेंज नहीं होती है, ये 3 साल बाद भी चेंज नहीं होगी, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, कोई नया ऐड हो सकता है, कोई नया परचेजिंग ऑप्शन ऐड हो सकता है, बट थ्योरी ऑलमोस्ट चेंज नहीं होती है। सिमिलरली मेरे जो पुराने वीडियोस हैं AWS के, Azure के, थ्योरी वही रहने वाली है, लैब के काम में थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है बट कॉन्सेप्ट रिमेन सेम। तो आपको ये नहीं सोचना अगर आप मेरी AWS की सीरीज आज पढ़ते हैं और आपको लगता है यार ये तो पुरानी हो गई, पुरानी नहीं होती है, वहां पे नए टॉपिक्स ऐड होते हैं बट पुराने वही रहते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। चाहे 3 साल बाद आप AWS के टॉपिक्स पढ़ लें, वहां पर तब भी डेडिकेटेड होस्ट होता था, आज भी होता है, वहां तब भी स्पॉट इंस्टेंस होता था, आज भी होता है। तो कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते, इसीलिए ये भी जो थ्योरी है ये आप कभी भी देखें ये हमेशा आप ऐसी ही रहने वाली है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं थ्योरी का पार्ट भी पूरा कवर कर दूं, सो दैट सिर्फ लैब ही नहीं, आपको पूरा कॉन्सेप्चुअली भी बात पता हो कि असल में हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और इसकी रीजन क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। तो अब मैं 1 बाय 1 डिस्कस करना शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं आपको सस्टेन यूज डिस्काउंट की डिटेल बताता हूं सो दैट आप इसको अच्छे से समझ सकें। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सस्टेन यूज डिस्काउंट के बारे में। तो सस्टेन यूज डिस्काउंट के बारे में एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस डिस्काउंट को लेने के लिए आपको अलग से कुछ अप्लाई नहीं करना पड़ता है। आप जब भी जीसीपी के अंदर कोई इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, यानी कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, तो ये डिस्काउंट ऑटोमेटिकली, अगर आपने कोई और डिस्काउंट नहीं लिया है, ना ही आपने प्रीएम्प्टेबल वीएम बनाई है, ना ही कोई कमिटेड यूज डिस्काउंट आप ले रहे हैं, एक नॉर्मल ऑन डिमांड बना रहे हैं, यानी आप जैसे कि मैं भी जब लैब करूंगा, कोई भी मशीन बनाऊंगा, तो वो उस पर ये सस्टेन यूज डिस्काउंट अपने आप अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो सस्टेन यूज डिस्काउंट आर अप्लाइड ऑटोमेटिकली, यही बात यहां पर लिखी है, आर अप्लाइड ऑटोमेटिकली टू यूसेज विद इन अ प्रोजेक्ट सेपरेटली फॉर ईच रीजन।
So there is no action required on your part to enable this discount. यानी आपको इस डिस्काउंट को लेने के लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है। गूगल बाय डिफॉल्ट अपने हर इंस्टेंस के ऊपर यानी हर वर्चुअल मशीन के ऊपर ये डिस्काउंट अप्लाई कर देता है अगर आपने कोई और डिस्काउंट अवेल नहीं किया है। ये गूगल में एक अच्छी चीज है, ये आपको और किसी क्लाउड में नहीं मिलेगा, ये फीचर यहां पे ये मिलता है। यानी गूगल नॉर्मल मशीनों पर भी एक डिस्काउंट देता है। क्यों दे रहा है? अब सवाल ये भी आता है, जब और क्लाउड नहीं दे रहे तो क्यों दे रहा है? इसीलिए तो दे रहा है ताकि यहां पे लोग आए, लोग अट्रैक्ट हों कि भाई यहां पे तो नॉर्मली भी डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, फ्यूचर का किसी को नहीं पता, गूगल डेफिनेटली इसको रिड्यूस करेगा या हटा भी सकता है। क्योंकि अगर आप देखें तो आज से 1 साल पहले तक, 1-1.5 साल पहले तक गूगल अपना फ्री अकाउंट जो देता था वो भी 1 साल के लिए देता था। AWS आज भी 1 साल के लिए फ्री टियर अकाउंट देता है, लेकिन गूगल ने अपने फ्री टियर अकाउंट की लिमिट 1 साल से घटा के अब 3 महीने कर दी है। तो यही होता है गाइस, जैसे जैसे इनको पॉपुलैरिटी मिलेगी, लोग इन पर आना शुरू करेंगे, AWS पे कम यूज करेंगे, Azure को कम यूज करेंगे। हो सकता है कि अभी जो नॉर्मली ये डिस्काउंट दे रहे हैं इस तरीके का, ये रिड्यूस या हटा दें, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी ये इसको इसलिए दे रहे हैं ताकि लोग अट्रैक्ट हों इस क्लाउड को यूज करने के लिए। वो ये देखें कि यार गूगल क्लाउड सस्ता है, यहाँ पे सस्ते में चीजें बन रही हैं, डिस्काउंट भी मिल रहा है, एक काम करो ये वाला ले लो। राइट, तो ये स्ट्रैटेजी है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है। If you run a VM for more than यहाँ पे more लिखना मैं भूल गया, for more than 25% of a month you are eligible for discount between 20 and 30%। कुछ डिस्काउंट ये आपको पहले ही दे देते हैं, जैसे ही आप मशीन क्रिएट करेंगे एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आपको वहां नजर आ जाएगा। जब मैं लैब कराऊंगा, कोई भी मशीन बनाऊंगा, लेफ्ट साइड में जब प्राइस आता है वहां पे सस्टेन डिस्काउंट अप्लाई हुआ आपको नजर आएगा कि इतना अमाउंट कम कर दिया गया है। बट ये कहते हैं कि ये डिस्काउंट भी उसको ज्यादा मिलेगा जो महीने में ज्यादा दिन इस्तेमाल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपनी मशीन को महीने में सिर्फ 10 दिन इस्तेमाल किया तो आपको उसके अकॉर्डिंग डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप अपनी मशीन को, अब यहां पे दिन ना करके मैं कहता हूं मंथ, 25% ऑफ मंथ, महीने में अगर 30 दिन होते हैं तो इसके 25% दिन कितने होंगे? मेरे ख्याल से 7 के आसपास, 7-8 मान लेते हैं। तो 8 दिन से ज्यादा अगर आपने 10 दिन इस्तेमाल किया, महीने में 10 दिन का मतलब है 25% से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया आपने, क्योंकि महीने भर अगर आप इस्तेमाल करोगे तो 100% है, आप 25% करते हो यानी महीने में 8 दिन आपकी मशीन रेगुलर चली है दिन रात। तो अगर आप महीने में 10 दिन या 10 दिन से ज्यादा चलाते हो तो आपको 20% या 20% के आसपास का डिस्काउंट मिलेगा। आप 25 से 50% चलाते हो तो आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। आप 75 से 100 के बीच में, अगर आप पूरे 100% चलाते हो यानी पूरे महीने अगर आपकी मशीन चलती है, आपने एक भी दिन के लिए वो बंद नहीं करी, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट 30% का अप्लाई हो जाएगा। यानी जितनी जितनी आपकी यूसेज बढ़ती जाएगी उतना ये डिस्काउंट भी बढ़ता चला जाएगा। अगर आपने पूरे महीने मशीन यूज करी है तो 30% का डिस्काउंट मिलेगा, अगर आपने 25% यूज करिए तो 20% का मिलेगा, या व्हाटएवर जो भी है। तो ये एक लिमिट है गाइस, जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे उतना ज्यादा ये डिस्काउंट अपने आप अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर ये डिस्काउंट अप्लाई कैसे होगा, मतलब आप महीने के एंड में जाके लगेगा, क्योंकि मैं पूरे महीने इस्तेमाल करूंगा गूगल तब कैलकुलेट करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने 25% तक इस्तेमाल कर लिया उसके अकॉर्डिंग गूगल वो डिस्काउंट आपको दे रहा होगा, लेकिन जैसे ही 25 से ऊपर आप जाओगे, जैसे ही आपके 10 से ज्यादा दिन हो जाएंगे और आप 12वें दिन में एंटर कर जाओगे, 13वें दिन में एंटर कर जाओगे, ऑटोमेटिकली आपकी प्राइस रिड्यूस हो जाएगी, यानी आपको थोड़ा और डिस्काउंट मिल जाएगा अब आने वाले दिनों पे। फिर जैसे जैसे आप 100% को रीच करोगे वो डिस्काउंट और बढ़ता चला जाएगा। ओवरऑल जो आपकी बिलिंग आएगी उसमें आप जब चेक करोगे तो महीने के एंड में 30% तक का डिस्काउंट हो चुका होगा आपका, अगर आपने पूरे महीने वो मशीन कंटिन्यूअसली चलाई है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो जैसे जैसे आपकी महीने की यूसेज बढ़ेगी उस हिसाब से ये डिस्काउंट बढ़ता जाता है। जनरली ये डिस्काउंट आप अगर महीने की 1 तारीख को लेते हैं तो प्रॉपरली आपको मिलना शुरू होता है, क्योंकि गूगल की जो बिलिंग है वो महीने 1 तारीख से 1 तारीख चलती है जिस तरीके से, तो आपको ज्यादा बेनिफिट आप उठा पाएंगे। तो बिलिंग अगर आप स्टार्टिंग में मशीन ले लेते हैं महीने के स्टार्टिंग में तो आपको अच्छा खासा सस्टेन यूज डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। डिस्काउंट इज गिवन ऑन vCPU एंड मेमोरी यूसेज, ये मैं आपको बता चुका हूं। जो डिस्काउंट मिलते हैं, जो भी डिस्काउंट अप्लाई होता है वो वर्चुअल CPU और मेमोरी का जो भी बिल होता है उस पर आपको अप्लाई किया जाता है। अगर उससे अलग कोई लाइसेंस फीस है, कोई प्रीमियम फीस है तो वो एज इट इज रहती है, वो रिड्यूस नहीं की जाती है। फॉर जनरल पर्पज
and N2D predefined and custom machine types and for compute optimized machine, यानी दोनों फैमिली के लिए, चाहे जनरल पर्पस हो चाहे कंप्यूट ऑप्टिमाइज हो, दोनों के लिए ही, और चाहे उसकी प्रीडिफाइंड मशीन हो, इमेज हो या फिर कस्टम मशीन टाइप हो, दोनों के लिए ही ये जो डिस्काउंट है आपको मिल जाएगा। और कितना मैक्सिमम मिल सकता है? 20%, यानी इन दोनों फैमिली पे, जनरल पर्पस फैमिली पे और कंप्यूट ऑप्टिमाइज फैमिली पे आपको ये डिस्काउंट, इनकी इस वाली टाइप पे, ये जो सीरीज है N2 सीरीज और N2D सीरीज और कंप्यूट मशीन की सारी ही सीरीज पे, जितनी भी सीरीज है उसमें C2 है, C2D है, C1 है, व्हाटएवर जो भी है, उनके ऊपर ये 20% तक का डिस्काउंट आपको सस्टेन डिस्काउंट जो है वो मिल जाता है। दूसरी तरफ अगर आप N1 इस्तेमाल करते हो जनरल पर्पस का, या फिर सोल टीनेंट नोड आप लेते हो, या फिर एक और फैमिली टाइप मैंने आपको बताई थी GPU एक्सीलरेटर, इसका नाम था, आपको अगर याद होगा, एक्सीलरेटर मैंने एक आपको बताया था, एक फैमिली होती है एक्सीलरेटर, है ना। तो एक्सीलरेटर अगर वो है आपकी वर्चुअल मशीन है, या इसको GPU भी बोलते हैं, जिसमें ग्राफिक कार्ड लगा हुआ होता है, तो इनके ऊपर मैक्सिमम डिस्काउंट आपको 30% तक का मिल जाएगा। यानी ये इनकी अपनी एक कंडीशन है कि ये वाली मशीन लेते हो तो मैं मैक्सिमम 20% तक का दूंगा, ये वाली लेते हो तो आप 30% तक का ले सकते हो। तो देखो सोल टीनेंट जो है, सोल टीनेंट अगर आप लेते हो तो उस पर 30% तक का डिस्काउंट आपको मिल जाता है। इसके साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी हैं, इस डिस्काउंट की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या है? पहले तो ये लिमिटेशन नहीं है, ये यहां पे बाउंडेशन मैं कह सकता हूं कि ये डिस्काउंट जो लगता है, ये अगर आपने गूगल कंप्यूट इंजन से वर्चुअल मशीन बनाई है या गूगल कुबरनेटिस इंजन के थ्रू आप अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, तभी ये डिस्काउंट लगेगा, ठीक है। सेकंड थिंग, ये डिस्काउंट ऐप इंजन पर नहीं लगता है। सस्टेन यूज डिस्काउंट डू नॉट अप्लाई टू वीएम क्रिएटेड यूजिंग द ऐप इंजन। अगर ऐप इंजन का इस्तेमाल करके आपकी वीएम क्रिएट हो रही है, ऐप इंजन में आपने इस तरीके की कमांड या वो चीजें चलाई हैं, उसके थ्रू आपकी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो रही है, तो उस केस में ये डिस्काउंट एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। सस्टेन यूज डिस्काउंट डू नॉट अप्लाई टू E2 सीरीज आपकी जो होती है, A2 सीरीज जो होती है, टाउ 2D T2D जो सीरीज होती है, इनके ऊपर A2 इसी मेरे ख्याल से A2 GPU का ही टाइप था, इसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होती है। इन सीरीज के ऊपर ये डिस्काउंट एप्लीकेबल नहीं है। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ सस्टेन यूज डिस्काउंट। तो आई होप सस्टेन यूज डिस्काउंट से रिलेटेड कुछ बातें, मेरे ख्याल से कुछ नहीं, काफी हद तक बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली इनको कोई किसी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाता, किसी बड़ी से बड़ी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में भी ये डिस्कस नहीं किया जाता अनटिल एंड अनलेस टॉपिक की परचेजिंग ऑप्शन हो। बट यहां पे हम इसको डिस्कस इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी जो बुनियाद है वो मजबूत हो सके। देखिए, कोई टेक्निकल बंदा भी है, कोई नॉन टेक्निकल भी है, मेरी कोशिश यही है कि अपनी जबान में आपको ये सारी जितनी भी टेक्निकल चीजें हैं, ये यूट्यूब के हवाले से मैं आपको बेहतर से बेहतर प्रोवाइड करा सकूं। तो आई होप आपने ये लिख लिया होगा, नहीं लिखा है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और मुझे बीच बीच में याद भी दिला दिया करो कि मेरे को स्क्रीनशॉट के लिए जगह टाइम देना है आपको। अब आप कहेंगे हम कैसे याद दिलाएं, ये तो आपने रिकॉर्ड करके आप हमें भेज रहे हैं, हम यहाँ से कैसे बोले। चलिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मुझे वैसे याद आ जाता है, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है मैं आपसे लाइव गुफ्तगू कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं कैमरे के आगे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे यकीन माने ऐसा महसूस होता है कि मेरे जितने भी 3 लाख 3.25 लाख सब्सक्राइबर हैं, आप मेरे सामने बैठे हैं और मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। यही वजह है कि चैनल का नाम भी टेक्निकल गुफ्तगू है, क्योंकि पढ़ाता मैं टेक्निकल हूँ लेकिन मैं करता आपसे गुफ्तगू हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे सस्टेन यूज डिस्काउंट ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया। अब मैं अगले जो डिस्काउंट होता है हमारा कमिटेड यूज डिस्काउंट, उसके बारे में आपको बताता हूं। सेकंड प्राइसिंग मॉडल की जिसे हम कहते हैं कमिटेड यूज डिस्काउंट, जैसा कि नाम से क्लियर है कि आपको एक कमिटमेंट देना पड़ेगा गूगल क्लाउड को कि भाई मैं इसे 1 साल इस्तेमाल करने वाला हूं या मैं 2 साल या 3 साल इस्तेमाल करने वाला हूं, ठीक है। तो ये कमिटमेंट आपको गूगल क्लाउड को देना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है गूगल क्लाउड के अंदर कि यहां पे आपको कोई अपफ्रंट अमाउंट पे नहीं करना है, जैसा कि AWS में करना पड़ता है। AWS में तीनों चीजें आपके पास होती हैं, फुल अपफ्रंट पेमेंट, पार्शियल अपफ्रंट पेमेंट या नो अपफ्रंट पेमेंट, और तीनों में ही डिस्काउंट उसके अकॉर्डिंग आपको मिलता है। लेकिन गूगल क्लाउड में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कोई अपफ्रंट पेमेंट नहीं करना है, उसके बावजूद आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। अगेन इट्स अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी गाइस, जिसकी वजह से गूगल मार्केट में
जल्दी या ज्यादा एग्रेसिवली एंटर कर पा रहा है। तो ये सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी गूगल की बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से मैं खुद ये सीरीज यूट्यूब पर लेकर आया हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले 2 से 3 सालों में गूगल जो है वो बहुत तेजी से फैलने वाला है, गूगल क्लाउड, और मैक्सिमम इंडस्ट्रीज इस पे आने वाली हैं। देखिए इनका सेकंड जो टाइप है वो है कमिटेड यूज डिस्काउंट, जिसपे मैंने लिख दिया है कि आइडियल फॉर वर्कलोड विद प्रिडिक्टेबल रिसोर्स नीड्स। इसकी डेफिनेशन एक तरीके से आप मान लीजिए कि ये आप तब इस्तेमाल करें जब आपको ये पता है कि इतने रिसोर्सेज तो मेरे इस्तेमाल होने ही होने हैं। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं कि आप जब घर में खाना खाते हैं और कई बार आपकी मम्मी पूछती है कि कितनी रोटी खाएगा, तो हम ये कहते हैं कि दो तो मैं खाऊंगा, एक आधा एक्स्ट्रा बना दो। यानी हमें ये पता है कि 2 रोटी हम खा लेंगे, ये हमारी फिक्स्ड है। या आपके घर वालों को भी पता होता है कि भाई 4 रोटी तो ये खाएगा ही, 5 भी खा ली तो खा ली, नहीं तो डेली ये 4 खाता है, यानी इसका फिक्स्ड है कि ये 4 रोटी खाएगा। दैट इज अ प्रिडिक्टेबल, कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये कितना इस्तेमाल होगा। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास कोई सर्वर है और आपको पता है कि जनरली मैं इतना रिसोर्सेज तो मुझे चाहिए ही होते हैं, इतने vCPU की रिक्वायरमेंट मुझे होती ही होती है, या इतनी रैम तो मुझे मेरे काम के लिए चाहिए ही चाहिए, आप उसको कमिटेड यूज डिस्काउंट के अंडर में लेके उसका ज्यादा डिस्काउंट उठा सकते हैं, उसका ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप पूरी की पूरी लिमिट रिजर्व करके रखें, बेटर है कुछ हिस्सा, जितना उम्मीद है आपको कि इतना तो मेरा हमेशा यूज होता है, उसको कमिटेड यूज डिस्काउंट के अंडर में ले लें, और बाकी रिसोर्सेज को आप दूसरे डिस्काउंट के अंडर में लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कमिटेड यूज डिस्काउंट के अंदर मतलब यह है कि आप एक लिमिट तक उसको रिजर्व करा लो कि भाई 8 कोर सीपीयू प्लस मेरे को 32 GB की रैम, मैं इस जो टाइप है, इस यूसेज टाइप को मैं रिजर्व करना चाहता हूं, इस इंस्टेंस टाइप को मैं रिजर्व करना चाहता हूं। तो होगा क्या कि उतने रिसोर्सेज आपके लिए रिजर्व हो जाएंगे कमिटेड यूज डिस्काउंट के अंदर, और जो भी डिस्काउंट एप्लीकेबल होगा वो आपको मिल जाएगा। देखें, when you purchase a committed use discount, committed use contract, you purchase compute engine resources। तो आप क्या, जब भी आप ये डिस्काउंट लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, मैंने वही बताया कि आप या तो वहां से सीपीयू लेंगे, या मेमोरी लेंगे, या फिर ग्राफिक कार्ड भी आप लेंगे, या लोकल एसएसडी आप लेंगे, यही रिसोर्सेज आप वहां से लेंगे। या फिर आप क्या ले सकते हैं, सोल टीनेंट नोड भी ले सकते हैं कमिटेड यूज डिस्काउंट के अंदर। सोल टीनेंट को आप पिछला वाला जो था हमारा सस्टेन यूज डिस्काउंट, उसके अंडर में भी इस्तेमाल कर सकते थे, कमिटेड के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि तो हार्डवेयर है, आप हार्डवेयर रिजर्व करना चाहते हो, अब आपकी मर्जी है, आप उसको नॉर्मली 2 घंटे 4 घंटे के हिसाब से पे करना चाहते हो, या आप कहते हो नहीं यार मुझे तो ये परमानेंट चाहिए 1 साल के लिए या 3 साल के लिए, तो आप ये वाला डिस्काउंट उठा सकते हो। तो सोल टीनेंट के ऊपर सारे डिस्काउंट एप्लीकेबल होते हैं एज पर सोल टीनेंट का मतलब क्या है कि वो जो हार्डवेयर है वो डेडिकेटेड है आप ही के काम के लिए। तो ये एक बात होती है। तो इन सारी चीजों पे आप डिस्काउंट ले सकते हो इन रिटर्न फॉर कमिटिंग टू पेइंग फॉर दोज रिसोर्सेज फॉर 1 ईयर टू 3 ईयर। 1 साल से 3 साल तक का कमिटमेंट आपको गूगल को देना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहां कमिटमेंट के एवज में आपको कोई भी एडवांस में पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, पेमेंट आपका मंथली ही लगता रहेगा, बट कमिटमेंट आपका 1 साल 3 साल है। अब आपके दिमाग में खुराफात आ रही होगी सर कि मैं डिस्काउंट उठा लूं 2 महीने 3 महीने और फिर मैं स्टॉप कर दूं। दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर आप बीच में स्टॉप करते हैं तो आपका जो बिल है वो फिर उसी हिसाब से जनरेट होगा, आपको वो पेमेंट देना पड़ेगा अगर आप बीच में ब्रेक करते हैं कमिटमेंट को। डिस्काउंट कितना आप ले सकते हैं, 57% से लेकर 70% तक, जो कि मेमोरी ऑप्टिमाइज पे मिलता है आपको। अगर आप मेमोरी ऑप्टिमाइज इंस्टेंसेस की बात करें, वर्चुअल मशीन की बात करें, तो वहां उस पर आपको 70% तक का डिस्काउंट मिलता है। यानी ये भी कैटेगरी वाइज फिक्स है कि भैया इस कैटेगरी की इस सीरीज पे इतना मिल सकता है मैक्सिमम, इस कैटेगरी की इस सीरीज पे इतना मिल सकता है मैक्सिमम, जनरली इस टाइप से है। तो आप 57 से 70% तक का डिस्काउंट अच्छा खासा उठा सकते हैं। अब ये भी किसी के दिमाग में सवाल आ सकता है कि सर ये जो डिस्काउंट की हम बात कर रहे हैं, असल में ये डिस्काउंट किस बिल पे लगता है। तो आप इसको ऐसा मान के चलो कि आपने एक सर्वर लिया, जब आप नॉर्मल सर्वर लेते हैं तो वहां पे सस्टेन यूज डिस्काउंट अप्लाई होता है, उसके बाद उसकी जो कीमत पड़ती है तो वो अलग आती है। लेकिन मैं सस्टेन यूज डिस्काउंट को हटा दूं, नॉर्मल एक सर्वर की कीमत अगर 100 रुपए है और ये 100 रुपए जो कीमत है ये पर मंथ की कीमत है फॉर एग्जांपल,
और आप अगर इसी को कमिटमेंट यूज डिस्काउंट के अंडर में लेते हैं, आप उन्हें कहते हैं कि मैं साल भर ये इस्तेमाल करूंगा ही करूंगा, और मेमोरी ऑप्टिमाइज सपोज वो मशीन है, तो गूगल उस पर आपको 70% का डिस्काउंट देगा, यानी अब जो आपकी मंथली बिल आएगा वो 30 रुपए का आएगा। हर महीने 30 रुपए आपको पे करने हैं, साल भर तक आपको वो 30-30 रुपए का बिल आपका बनता रहेगा। भले ही आप उसे इस्तेमाल करें या ना करें, गूगल वो 30 रुपए आपसे लेगा ही लेगा। बट आपको बेनिफिट क्या है, जहां 100 रुपए नॉर्मल केस में देने पड़ रहे थे, अगर आप कमिटमेंट कर रहे हो तो आपको सस्ता पड़ रहा है। सो दिस इज द बेनिफिट गाइस। तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही किसी भी प्राइसिंग ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं पता, मैं 1 महीने इस्तेमाल करूंगा इस सर्वर को, या 2 महीने या 6 महीने, तो डोंट गो विद दिस कमिटमेंट यूज डिस्काउंट, राइट, क्योंकि इसके साथ आप मत जाएं। ये तब जाना है जब आप ये अश्योर हैं कि ये 1 साल से उस ज्यादा तो मुझे चलाना ही चलाना है, मैं इसको बंद नहीं करने वाला एक बार चलाने के बाद, तो यू कैन टेक दिस डिस्काउंट। ठीक है, ओके, नो अपफ्रंट कॉस्ट इज रिक्वायर्ड, ये भी मैंने लिख दिया। एक और चीज मैंने यहां लिखी है, आफ्टर परचेज यू आर बिल्ड मंथली, आपका हर महीने का बिल बनेगा, डिस्काउंट लग के आएगा, डिस्काउंट के बाद जो भी पेमेंट होगी, जैसे 30 रुपए की है, वेदर यू आर यूजिंग इट और नॉट। अब आप उस मशीन को इस्तेमाल कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इससे गूगल को कोई मतलब नहीं है, बिल आपका वो एज इट इज हर महीने बनना ही बनना है। इट्स अ फिक्स्ड बिल जो आपका बनेगा। अब यहां पे लिखा है हाउ इट वर्क्स, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है जिससे आप इसको रियल टाइम में समझ सकते हो कि यार ये जो डिस्काउंट है ये कैसे काम करता है। देखो, आप जब भी कमिटमेंट करोगे, आप किसी कोर और मेमोरी का कमिटमेंट करोगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैंने 8 कोर VCPU का कमिटमेंट किया कि ये मैं रिजर्व करना चाहता हूं। ठीक है, मैंने 8 कोर कमिटमेंट में ले लिए, मैंने उनसे कहा कि मेरे 8 कोर तो मैं इस्तेमाल करूंगा ही करूंगा साल भर। ठीक है, क्योंकि आप रिसोर्सेज पर ही ऑफ कोर्स डिस्काउंट अवेल करोगे, या तो VCPU के ऊपर या मेमोरी के ऊपर। तो मैंने कहा कि मैं 8 कोर रिजर्व कर रहा हूं। अब पर मैं एक्चुअल में कितने इस्तेमाल कर रहा हूं, 24 इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन 8 मैंने क्या कहा, मैंने जो एग्जांपल दिया कि 2 रोटी तो मैं खाऊंगा ही, उससे ज्यादा मैं खा सकता हूं, तो 2 रोटी मेरी फिक्स है, तो मुझे पता है, तो मैंने कमिटमेंट उतने का ही लिया जितना मुझे पता है कि इतना तो मिनिमम मैं इस्तेमाल करूंगा ही करूंगा हर हाल में। तो 8 कोर मैंने कमिटमेंट कर लिया, बाकी का मैं नॉर्मल प्राइसिंग पे ले सकता हूं। एंड यू रन 24 कोर्स ड्यूरिंग द मंथ, तो आपने 24 कोर का सर्वर चलाया, या जितने भी सर्वर चलाए उनको मिला के 24 कोर आपके बन रहे थे, तो 8 कोर आपने कमिटेड किए हुए थे, तो आपका जो बिल बनेगा उसमें 8 कोर का डिस्काउंट आपका होगा। बाकी जो बचे 24 में से 8 अगर आप घटा दो, तो जो 16 कोर आपके बचे उनका जो बिल बनेगा वो नॉर्मल तरीके से बनेगा। तो इस तरीके से ये ओवरऑल डिस्काउंट काम करता है। यानी जरूरी नहीं है कि आप ये एक गफलत में रहें कि यार मुझे नहीं पता, मुझे सर्वर बड़ा चाहिए छोटा चाहिए बाद में, पर अगर आपको ये पता मेरी मिनिमम इतनी सर्वर की रिक्वायरमेंट तो है, तो उसको कमिटेड करा लो, उतनी रिसोर्स को कमिटेड के अंडर में ले लो, और बाकी रिसोर्सेज को नॉर्मल प्राइसेस के अंडर में लेके यूज कर लो। उसमें सस्टेन यूज डिस्काउंट तो आपका लगेगा ही लगेगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। Keep in mind that after you purchase a set of amount of commitment, you are billed for those commitment monthly, even you don't use them. ये मैं आपको समझा चुका हूं कि आप इस्तेमाल करें या ना करें, आपका बिल लगेगा। You can't combine committed use discount and sustained use discount for the same resource. आप इस 8 कोर के ऊपर 2 डिस्काउंट इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो बचे हुए 16 है उस पर ऑटोमेटिकली सस्टेन कोर डिस्काउंट और सस्टेन यूज डिस्काउंट लग जाएगा। बट किसी भी, ये सभी प्राइसिंग मॉडल में अप्लाई होता है कि अगर कोई एक डिस्काउंट आप ले चुके हो तो दूसरा डिस्काउंट उस पर अप्लाई नहीं होगा। एक टाइम में आप एक ही डिस्काउंट ले सकते हो एक रिसोर्स के ऊपर, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप 2 डिस्काउंट ले लो। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई। अब मैं इसके आपको कुछ लिमिटेशंस भी बता देता हूं कि क्या क्या लिमिटेशन है, कहां हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कहां नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको कमिटेड यूज डिस्काउंट की जो लिमिटेशंस हैं वो भी बता देता हूं। प्रोजेक्ट दैट आर इन द फ्री टियर पीरियड विद फ्री टियर क्रेडिट्स, जो आप सभी लोग फ्री टियर अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं और अब तक आपने कुछ पे भी नहीं किया है। एंड प्रोजेक्ट्स दैट डू नॉट हैव एनी पेमेंट हिस्ट्री डू नॉट क्वालिफाई फॉर कमिटेड यूज डिस्काउंट, यानी आप ये डिस्काउंट नहीं ले सकते क्योंकि आप फ्री टियर अकाउंट चला रहे हैं, उन्हें पता है ये बंदा पे नहीं करने वाला, तो इसीलिए उन्होंने बाय डिफॉल्ट सेटिंग ऐसी कर दी है कि बाद में आप उनसे लड़ाई ना करें या वो आपसे ना कहें कि आपने बना लिया अब हमें पे करो। तो उन्होंने ये सेटिंग वहां से हटा रखी है। फ्री टियर अकाउंट जो है वो एलिजिबल नहीं है, या फिर जिनकी अब तक कोई पेमेंट हिस्ट्री नहीं है जिस भी प्रोजेक्ट की, उसको वो एलिजिबल नहीं मानते। ठीक है, क्योंकि आपकी जो बिलिंग होती है वो प्रोजेक्ट वाइज होती है, इसलिए प्रोजेक्ट दैट डू नॉट हैव एनी पेमेंट हिस्ट्री। तो अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर कभी कोई बिलिंग हुई ही नहीं है, उसके अंदर कभी कोई रिसोर्सेज का बिल आपने पे ही नहीं किया, तो उस
उस प्रोजेक्ट के अंदर आप कमिटमेंट रिसोर्सेज नहीं बना सकते। Committed use discount apply to usage in the project or cloud billing account in which those discount are purchased। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि जिस प्रोजेक्ट के अंदर इस कमिटेड डिस्काउंटेड रिसोर्सेज को खरीदा जाएगा वो उसी के अंदर इस्तेमाल हो पाएंगे, उसके बाहर नहीं हो पाएंगे। आप 4 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपने 4 गूगल पे प्रोजेक्ट क्रिएट किए हुए हैं, तो आपने जिस प्रोजेक्ट के अंदर उस रिसोर्सेज को खरीदा है वहीं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसे शेयर कर दो कि यार मेरे से तो इस महीने इस्तेमाल नहीं हो रहे, तू एक काम कर, दूसरा प्रोजेक्ट जो आपके अंडर में चल रहा है या आपने जो गूगल में क्रिएट किया हुआ, प्रोजेक्ट से मतलब है जो गूगल में आप क्रिएट करते हो, उस प्रोजेक्ट को आप शेयर कर दो कि ले ये तू इस्तेमाल कर ले, मेरे तो इस्तेमाल हो नहीं रहे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपने जिस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें रिजर्व कराया है उसी प्रोजेक्ट के अंदर वो इस्तेमाल हो सकते हैं। Committed use discounts do not apply to preemptible VM instances। इस पर ये अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड इंस्टेंसेस होते हैं जो सस्ते में खरीदे जाते हैं। अगले टॉपिक में यही पढ़ाने वाला हूं, तो इन पर ये डिस्काउंट नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि भैया ये तो चलती ही मैक्सिमम 24 घंटे के लिए है, 24 घंटे से ज्यादा ये इंस्टेंस चल ही नहीं पाता, उसके बाद गूगल इसको वापस ले लेता है। इस केस में आप यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हो? क्योंकि कमिटमेंट यूज डिस्काउंट तो आपको 1 साल या 3 साल वाले उस पर मिलता है, तो 24 घंटे जो चीज चल रही है उस पर ये अप्लाई हो ही नहीं सकता। सो ये बात भी क्लियर है। इफ अ रिजर्वेशन इज अटैच्ड टू अ कमिटेड यूज डिस्काउंट, द रिजर्वेशन कांट बी डिलीटेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कमिटमेंट। वही बात जो मैं कह रहा था कि अगर आपके दिमाग में खुराफात आ जाए कि कमिटमेंट करने के बाद 2 महीने अच्छे से इस्तेमाल करने के बाद डिस्काउंटेड रेट पे आप कहो कि अब मैं वापस कर दूं, ऐसा नहीं होगा। साल भर का कमिटमेंट किया है तो साल भर अब आपको पे करना ही पड़ेगा, भले इस्तेमाल करो ना करो, छोड़ दो उसको ऐसे ही, तब भी गूगल आपसे वो साल भर के कमिटमेंट के पैसे लेता रहेगा। तो ये याद रखने वाली बातें हैं। अब मैं आपको बताता हूं प्रीएम्प्टिबल इंस्टेंसेस के बारे में या वर्चुअल मशीन के बारे में कि ये प्रीएम्प्टिबल वर्चुअल मशीन क्या होती हैं। अब जो हमारी लास्ट परचेसिंग टाइप है या प्राइसिंग टाइप है वो है प्रीएम्प्टिबल इंस्टेंसेस। ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड पे होती हैं। ये ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जो उनके खाली पड़े हुए होते हैं। अब आप कहेंगे सर ये किस तरीके के इंस्टेंसेस है, हम कब इस्तेमाल करेंगे, या ये क्यों होते हैं या क्या पर्पस है? देखो, होता क्या है कि गूगल के पास बहुत सारे डेटा सेंटर्स है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं ये गूगल का एक डेटा सेंटर है और ये डेटा सेंटर है फॉर एग्जांपल उनका मुंबई में, ठीक है। तो मुंबई के अंदर ये उनका डेटा सेंटर है। अब इस डेटा सेंटर में क्या है, उनके पास बहुत सारे हार्डवेयर लगे हुए हैं। इन्हीं हार्डवेयर के ऊपर क्या चल रही हैं, उनकी वर्चुअल मशीन्स चल रही हैं, ठीक है। अब सपोज करो ये वाला हार्डवेयर पूरा कंज्यूम हो रखा है, इस पे सारी वर्चुअल मशीन चल रही है जितनी चल सकती हैं। इस वाले हार्डवेयर पे भी चल रही हैं, इस वाले हार्डवेयर पे भी चल रही हैं, इस वाले हार्डवेयर पे भी चल रही हैं, इस पे भी चल रही हैं, इस पे भी चल रही हैं, इस पे भी चल रही हैं, सब पे चल रही हैं। अब रात को जनरली क्या होता है, 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद जब सारे ऑफिस बंद हो जाते हैं, 7 बजे तक जब सारे ऑफिस बंद हो जाते हैं तो जनरली इन पे लोड कम हो जाता है और ये कुछ खाली हो जाती हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने सर्वर को स्टॉप कर देती हैं, कुछ लोगों का अपना काम स्टॉप हो जाता है। तो अब होता क्या है कि रात के समय ये खाली पड़े हुए हैं, इन पर कोई वीएम नहीं चल रही और ये खाली पड़े हैं। लेकिन गूगल ऐसा नहीं कर सकता, अच्छा यार ये खाली पड़े हैं, एक काम करो वहां बिजली का खटका लगा हुआ है, बंद कर दो, इन्हें बंद करके आ जाओ, है ना। ये कोई लाला की दुकान तो है नहीं कि रात को बंद करके आगे सुबह चला दिया। डेटा सेंटर 24/7 रन करता है, वो चलता ही रहता है। उसमें हम डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करते किसी चीज को ऑफ करके या ऑन करके, ये हमें कंटिन्यूसली चलाने हैं। जितने रिसोर्सेज चलने हैं वो चलते ही रहेंगे, भले ही वो इस्तेमाल हो या ना हो। इसका एक आसान भाषा में आपको एग्जाम्पल दूं तो आप ऐसा समझो कि एक रेलगाड़ी है, ठीक है, ये एक रेलगाड़ी है। अब ये जो रेलगाड़ी है, ठीक है ना, ऐसी कुछ रेलगाड़ी होती है ना, तो ये रेलगाड़ी मेरी चल रही है, चले। तो ये रेलगाड़ी जो मेरी जा रही है, ये रेलगाड़ी मेरी जा रही है कहां से कहां, ये जा रही है मेरी दिल्ली से सिक्किम, ठीक है, मैं ऐसा मान लेता हूं ये दिल्ली से सिक्किम जा रही है, गैंगटॉक। आई लव गैंगटॉक चले। तो अब ये सिक्किम से गैंगटॉक जा रही है। अब इस रेलगाड़ी का ये डब्बा फुल है, ये डब्बा फुल है, ये डब्बा एम्प्टी है, पार्शियली एम्प्टी है या एम्प्टी है, खाली पड़ा है। अब रेलगाड़ी का अपना एक टाइम होता है कि भाई ये अगर सुबह 9 बजे दिल्ली से चलनी है तो सुबह 9 बजे चलेगी। अब इस डब्बे में कोई बैठा है तो अच्छी बात है, नहीं बैठा है तो ना बैठे। गाड़ी एक बार चली जाएगी तो फिर कोई नहीं बैठ पाएगा, चलती ट्रेन में तो नहीं बैठ सकते। अब ऐसे में क्या कर सकती है रेलवे, रेलवे कहेगी यार एक काम करो, ये डब्बा खाली चल रहा है, उसे 4 घंटे पहले पता चल गया, 9 बजे से 4 घंटे पहले पता चल गया यार ये डब्बा खाली जा रहा है, एक काम करो डिस्काउंट कर दो, 50% ऑफर दे दो, क्योंकि 4 घंटे में भर जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर खाली डब्बा लेके जाना पड़ेगा, मेरा तो नुकसान है। अगर मेरे पास 50% भी पैसा आ जाता है उस काम से डिस्काउंट भी देने के बाद तो कोई घाटा नहीं है, अदरवाइज खाली डब्बा लेके जाना पड़ेगा।
तो ऐसे ही आपने होटल इंडस्ट्री में देखा होगा, अगर कोई होटल बना हुआ है और उस होटल में मल्टीपल कमरे हैं, तो आपने देखा होगा कि रात के समय वहां पे डिस्काउंट आ जाता है, डिस्काउंट नजर आता है। अगर आपने देखा हो, ओयो पे देखा हो या गो आईबी पे देखा हो, जो मल्टीपल इंडिया में चलती हैं आईबीबो, अगर आप इस पे देखेंगे तो रात के समय होटल रूम्स पे ज्यादा डिस्काउंट होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है अगले दिन 12 बजे तक तो चेकआउट हो जाना है, बंदे को सिर्फ रात रात के लिए आना है, और अगर मैं इसे खाली भी रखता हूं तो मेरा कोई फायदा नहीं है, कमरा खाली पड़ा है, मेरा कुछ घिसना तो है नहीं, बेटर है लोग आ जाए इसमें, कुछ कम पैसे पे ही आ जाए, कुछ तो पैसे आएंगे मेरे पास। तो ये एक विजन होता है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें इस्तेमाल हो जाए, मेरी तो चल रही हैं, उसमें कोई यूज कर लेगा तो अच्छी बात है, 2 पैसे कमा लूंगा। यही पर्पस है गूगल क्लाउड में भी इन रिसोर्सेज को आपको देने का। गूगल कहता है जो खाली रिसोर्सेज मेरे जिस रीजन में पड़े हैं उनको, जब तक उन्हें कोई असल हकदार नहीं आ रहा है, उनको असल में खरीदने वाला नहीं आ रहा है जिसे उसे नॉर्मल रेगुलर वीएम की तरह इस्तेमाल करना है, तब तक के लिए मैं इन्हें डिस्काउंटेड प्राइस पे दे देता हूं लोगों को जिनको भी ये चाहिए। लेकिन जैसे ही कोई रेगुलर कस्टमर आएगा और उसको उसकी असल में जरूरत होगी, मैं आपसे वापस ले लूंगा, और उसके लिए मैं टाइम आपको सिर्फ 30 सेकंड का दूंगा। 30 सेकंड के बाद वो मशीन के रिसोर्सेज मैं आपसे वापस क्लेम कर लूंगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि गूगल उसे एकदम से ले ले, बट हो सकता है। गूगल कोई कमिटमेंट नहीं करता है, गूगल आपको 1 मिनट के बाद भी आपसे वापस ले सकता है, आपसे 1 घंटे के बाद भी ले सकता है, और अगर नहीं लेता है तो 24 घंटे के बाद ये मशीन अपने आप स्टॉप हो जाती है, गूगल आपसे वापस ले लेता है। वहां पे 2 केसेस हो सकते हैं। 24 घंटे तक अगर ये मशीन चलती रहती है तो गूगल उसको रीसेट भी कर सकता है कि अब आप दोबारा, गूगल उसको स्टॉप करके छोड़ देगा और आप चाहे तो दोबारा उसे स्टार्ट कर लो, फिर 24 घंटे तक वो चलती रहेगी, या गूगल उसे 24 घंटे के बाद वापस ले लेगा, काम खत्म, आपके 24 घंटे का जो बिल था वो आपका बाद में महीने के एंड में बन के आ जाएगा। दोनों केसेस की पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये भी हो सकता है अगर गूगल को 5 मिनट बाद इसकी जरूरत पड़ती है तो गूगल आपसे 5 मिनट बाद भी वापस ले सकता है। सिर्फ 30 सेकंड का आपको एक नोटिफिकेशन लॉग्स में आएगा, लॉग्स डिटेल में इससे रिलेटेड एक मैसेज आएगा, आपको उससे समझना पड़ेगा कि किस टाइम ये रिक्लेम किया गया, और 30 सेकंड के बाद गूगल आपसे वो वापस ले लेगा। आपका काम पूरा हुआ हो ना हुआ हो, गूगल को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि यहां पे नॉर्मल काम आप नहीं करोगे। यू आर यूजिंग दिस ओनली फॉर टेस्टिंग पर्पस, नॉट फॉर प्रोडक्शन। नेवर यूज फॉर प्रोडक्शन, आप रियल टाइम में इसे यूज नहीं करेंगे। नेवर यूज इन प्रोडक्शन, राइट? आप रियल टाइम एनवायरनमेंट में, प्रोडक्शन में, वहां पे इसे यूज नहीं करेंगे। ओनली यूज्ड इन टेस्टिंग पर्पस, या कोई आपका शॉर्ट ड्यूरेशन का काम है जो घंटे 2 घंटे में पूरा होना है, ऐसे कामों के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके 4 सर्वर ऑलरेडी चल रहे हैं और अभी कुछ देर के लिए काम ज्यादा आ गया है, तो आप 2 घंटे के लिए सर्वर को ले सकते हो। 2 घंटे का मतलब आप ले सकते हो, और जब तक चलाना है चलाओ। गूगल ने पहले वापस ले लिया तो ले लिया, और नहीं लिया तो 2 घंटे में आपका काम पूरा हो जाएगा, आप वापस कर दो। तो ये पर्पस के लिए ये इंस्टेंसेस लिए जा सकते हैं। यहां गूगल कोई कमिटमेंट नहीं करता है कि ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर खाली नहीं है, अगर सारे ही मेरे डेटा सेंटर के ये फुल हैं, तो आपको ये इंस्टेंस हो सकता है ना भी मिले, जिस कैपेसिटी का आप चाह रहे हैं आपको ना मिले, क्योंकि उसके लिए वहां पे ये खाली होने जरूरी है, अवेलेबल होने जरूरी है। जब तक कोई खाली है ही नहीं, कोई चीज फालतू पड़ी नहीं है, तो आपको मैं सस्ते में कैसे दे सकता हूं? बात समझ आ रही है? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट गाइस कि प्रीएम्प्टेबल इंस्टेंसेस की क्या इंपॉर्टेंस है। सस्ते होते हैं बट कोई गारंटी, कोई कमिटमेंट गूगल आपको नहीं देता है। आपसे 2 मिनट में भी ले सकता है, 24 घंटे तक भी ये चल सकता है। मैक्सिमम ड्यूरेशन 24 घंटे है, 24 घंटे से ज्यादा ये इंस्टेंस नहीं चलता है। 24 घंटे में ये अपने आप स्टॉप हो जाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो मैंने ये सारी बातें आपको कवर कर दी हैं। यहाँ पे जो आपको डिस्काउंट मिलेगा वो 60 से 91% मिलेगा। और एक चीज और बता दूं कि इनकी प्राइसिंग भी अलग अलग होगी रीजन के हिसाब से। किसी रीजन में थोड़ा सस्ता होगा, किसी में महंगा होगा। और ये सिर्फ इसी के केस में नहीं, चाहे आप कमिटेड यूज डिस्काउंट यूज कर लें, चाहे सस्टेन यूज डिस्काउंट यूज कर लें, आप किसी भी मशीन को किसी भी रीजन में खरीदेंगे उसकी प्राइस उस रीजन पे डिपेंड करेगी। अब मिसाल के तौर पे अगर आप आईफोन खरीदते हैं तो अमेरिका में उसकी कीमत अलग होगी, हिंदुस्तान में अलग होगी, नेपाल में अलग होगी, सऊदी अरब में अलग होगी, इंग्लैंड में अलग होगी। तो जिस तरह से वहां कीमतें अलग है, इसी तरीके से गूगल के भी जितने रीजन्स हैं उन रीजन में उनकी प्राइस डिपेंड करती है वहां की पॉलिसीज पे, वहां कितना खर्चा आया, कितना रिवेन्यू है, उनके बेसिस पर उनकी प्राइस डिपेंड करती है। हालांकि प्राइसेस के बीच का डिफरेंस बहुत कम होता है। ऐसा नहीं है कि एक चीज यहां 100 रुपए की है, अमेरिका में 150 की है, ऐसा नहीं होगा। पर 100, 102, 104 इतना डिफरेंस रहेगा। अगर कहीं 100 रुपए की है तो दूसरी जगह 102 रुपए की, 104 रुपए की होगी। मतलब डिफरेंसेस होते हैं रीजन वाइज। तो इसी हिसाब से रीजन वाइज ये भी अलग अलग प्राइस पे आपको मिलती है।
यहाँ पे 60% से लेके 90% तक का डिस्काउंट आपको मिल जाता है जनरली इसके ऊपर कंपेयर टू स्टैंडर्ड वर्चुअल मशीन्स जो आपकी रहती हैं। हाउएवर गूगल क्लाउड माइट स्टॉप दिस इंस्टेंसेस इफ इट नीड टू रिक्लेम द कंप्यूट कैपेसिटी फॉर एलोकेशन टू अदर वीएम। गूगल ये आपसे कभी भी वापस ले सकता है। एक बार और याद रखिएगा, अगर गूगल ये आपसे फॉर एग्जांपल ऐसा भी सिनेरियो होता है, हुआ है कि आपने प्रीएम्प्टेबल इंस्टेंस लिया और गूगल ने उसको 30 सेकंड के बाद ही आपसे वापस ले लिया। 30 सेकंड जैसे ही पूरे हुए गूगल ने आपसे वो रिक्लेम कर लिया, या 40 सेकंड जैसे ही पूरे हुए गूगल ने आपसे रिक्लेम कर लिया, वापस ले लिया, 1 मिनट भी नहीं चली, उस केस में गूगल आपसे बिल नहीं लेगा। देयर इज नो बिल इफ लेस देन 1 मिनट। अगर लेस देन 1 मिनट से पहले आपसे ये वापस गूगल ले लेता है तो आपको कोई बिल नहीं देना है। लेकिन अगर 1 मिनट से ज्यादा आपकी ये प्रीएम्प्टेबल वीएम चल जाती है, इसे पीवीएम भी कहते हैं शॉर्ट में, प्रीएम्प्टेबल वर्चुअल मशीन, अगर ये 1 मिनट से ज्यादा चलती है तो आपको फिर उतने मिनट का बिल यहां पे देना पड़ता है। ये कुछ बातें यहां पर लिखी हैं। कंप्यूट इंजन ऑलवेज स्टॉप प्रीएम्प्टेबल इंस्टेंसेस आफ्टर दे रन फॉर 24 आवर्स। 24 घंटे के बाद बाय डिफॉल्ट गूगल इसको स्टॉप कर देता है, कंप्यूट इंजन इसको स्टॉप कर देता है। वो उसको रीसेट भी कर सकता है, अगर अभी कोई और नहीं आया लेने के लिए तो रीसेट कर देगा, आप दोबारा और 24 घंटे इस्तेमाल कर सकते हो। अदरवाइज गूगल 24 घंटे के बाद स्टॉप करके टर्मिनेट कर देगा और चीजों को वापस ले लेगा। द जीसीपी फ्री टियर क्रेडिट फॉर कंप्यूट इंजन डू नॉट अप्लाई टू प्रीएम्प्टेबल इंस्टेंसेस। गूगल क्लाउड का जो फ्री अकाउंट बनाना मैंने आपको सिखाया, जिसमें आपको 22,000 रुपए के क्रेडिट मिले या 3 महीने के लिए इस्तेमाल करने के लिए, उन पैसों का इस्तेमाल आप प्रीएम्प्टेबल वर्चुअल मशीन खरीदने के लिए नहीं कर सकते। वो फ्री क्रेडिट का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा इसे खरीदने के लिए, क्योंकि गूगल ऐसा नहीं उन फ्री के पैसों से सब कुछ इस्तेमाल करने देगा, एक लिमिटेड चीजें ही इस्तेमाल करने देगा। फ्री की चीजें तो फिर वो उसको उसी हिसाब से वहां पे रिसोर्सेज देता है। लेकिन मेरे लेक्चर्स में ऐसा नहीं है कि ये फ्री में है यूट्यूब पे तो यहाँ पे कुछ चीजें कम आएंगी या लिमिटेड आएंगी। मैं गूगल की तरह बिल्कुल नहीं करने वाला, नो नीड टू वरी, यहाँ पे सब कुछ आएगा, कंप्लीट आएगा। प्रीएम्प्टेबल इंस्टेंसेस कैन नॉट लाइव माइग्रेट टू अ रेगुलर वीएम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, इसको लिख लीजिएगा आप। प्रीएम्प्टेबल आपने सोचा 24 घंटे सस्ते में चला लूं, अब बाद में इसको रेगुलर में कन्वर्ट कर लूं, नो इट्स नॉट पॉसिबल। सर्वर अगर आपका पीवीएम आपने खरीदा है तो वो हमेशा पीवीएम ही रहेगा, प्रीएम्प्टेबल वर्चुअल मशीन ही रहेगी। आप उसे 24 घंटे के बाद सोचो रेगुलर में कन्वर्ट कर लूं, मेरा काम भी चलता रहेगा और मुझे जो पे करना है मैं कर दूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपने उसको एज अ प्रीएम्प्टेबल वीएम परचेस किया है तो वो वही रहेगी, वो कन्वर्ट रेगुलर में नहीं हो सकती, और रेगुलर वीएम प्रीएम्प्टेबल में कन्वर्ट नहीं हो सकती। ये कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, माइग्रेशन कन्वर्ट पॉसिबल नहीं है कि आपने पीवीएम को कन्वर्ट करके रेगुलर वीएम बना दिया, ये नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। नॉट कवर्ड अंडर एसएलए। एसएलए क्या होता है? सर्विस लेवल एग्रीमेंट। सर्विस लेवल एग्रीमेंट में गूगल आपसे कई तरीके के वादे करता है कि अगर ये सर्वर डाउन हो गया, बंद हो गया, तो मैं आपको कंपनसेशन दूंगा, मैं आपको इसका हर्जाना दूंगा, या मैं आपको ये बेनिफिट दूंगा, या मैं आपका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करूंगा, या ये सर्वर इतने टाइम चलता ही रहेगा, डाउन नहीं होगा। इस तरह के कमिटमेंट गूगल अपने सर्विस लेवल एग्रीमेंट में करता है, लेकिन इस मशीन के ऊपर वो कवर नहीं होता। वो यहाँ पे आपको कोई भी वायदा नहीं करता, वो 1 मिनट बाद भी वापस ले सकता है, इसीलिए वो यहाँ किसी तरीके का सर्विस का कमिटमेंट नहीं करता है कि ये मशीन चलती रहेगी, 100% चलेगी, डाउन नहीं होगी। कोई कमिटमेंट यहाँ पे गूगल आपसे नहीं करता है। GCP gives only 30 सेकंड टाइम बिफोर रिक्लेमिंग इट। मैंने ये भी आपको बता दिया, सिर्फ 30 सेकंड का टाइम मिलता है, उसके बाद जब भी गूगल को जरूरत है सिर्फ 30 सेकंड का वो एक नोटिस देगा आपको और उसके बाद मशीन को वापस ले लेगा। अब आपका काम पूरा हुआ हो ना हुआ हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कहां पे इसे इस्तेमाल किया जा सकता है? जहां आपको बैच प्रोसेसिंग जॉब्स करनी है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। बैच प्रोसेसिंग का मतलब है कोई काम करना है, घंटे भर के अंदर कोई प्रोसेसिंग आपकी होनी है, कोई डेटा आप कुछ रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, कुछ भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं उस डेटा के ऊपर, और आप घंटे 2 घंटे के लिए वो सर्वर की जरूरत है। ऑलरेडी सर्वर आपके पास है, बट 1-2 एक्स्ट्रा सर्वर अगर आपको मिल जाए तो आपका काम फास्ट हो जाएगा। तो आप उन रेगुलर सर्वर के साथ ये 2 पीवीएम चला सकते हो, चल जाएंगे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, काम पूरा हो जाए, इन्हें हटा दो, आपका बाकी सर्वर तो चल ही रहे थे। तो इस तरीके के कामों के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप प्राइसिंग का पूरा मॉडल आपको समझ आ गया होगा। इससे ज्यादा डिटेल में, इससे ज्यादा मेहनत मुझे नहीं लगती कि किसी कोई कर सकता है, क्योंकि मैं, आप देखते होंगे मेरी खुद हालत खराब हो जाती है लिखते 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 लिखते, तो इट्स टेकिंग लॉट्स ऑफ टाइम, बट स्टिल यू नो मेरा भी एक कमिटमेंट है आपके साथ कि जीसीपी के लेक्चर्स मैं जल्दी से जल्दी फिनिश करने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद कुछ लैब्स भी लेकर आऊंगा वर्चुअल मशीन के ऊपर, और आगे इससे भी रिलेटेड जो भी टॉपिक है जितना डिटेल में हो सकता है, ताकि सारी गूगल की सर्टिफिकेशन कवर हो जाए, अलग अलग मुझे सीरीज ना बनानी पड़े, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसे कर दूं। अब एक छोटा सा टॉपिक रह गया कि वर्चुअल मशीन के साथ कौन कौन से डिस्क हम लगा सकते हैं। स्टोरेज को आप ऐसे समझे जैसे आपके लैपटॉप के साथ आप हार्ड डिस्क लगा
लगा देते हैं। आजकल SSD भी आने लग गई है लैपटॉप में लगी हुई। ऐसे ही जो आप वर्चुअल मशीन खरीदते हैं उसके साथ भी स्टोरेज कौन कौन सी लग सकती है, क्या क्या टाइप होती है, ये अब हम डिस्कस करते हैं। तो गाइज अब मैं बात करने वाला हूं स्टोरेज ऑप्शंस फॉर कंप्यूट इंजन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि इससे बेहतर आपको कहीं पर भी इस तरीके से सिर्फ एक बोर्ड पर मैंने एक ही पिक्चर में सारी गूगल की स्टोरेज को यहां मेंशन कर दिया है कि किस किस तरह की स्टोरेज पे हम काम करने वाले हैं। यहां पे अगर आप देखें तो बुनियादी तौर पे जोनल परसिस्टेंट डिस्क, रीजनल परसिस्टेंट डिस्क, लोकल SSD एंड फाइल स्टोर एंड क्लाउड स्टोरेज 5 आपको नजर आ रही है। 1 2 3 4 5, ये 5 तरीके की स्टोरेजेस है जो आप अपने कंप्यूट इंजन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग सिनेरियो पे बेस्ड। अगर नॉर्मली आप कोई वर्चुअल मशीन बनाते हैं, कोई सर्वर आप क्रिएट करते हैं, तो उस टाइम आप इन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इनका स्पेशल पर्पस है, स्पेशल सिनेरियो में ये इस्तेमाल होंगी। नॉर्मली जो आप अपने सर्वर के साथ अटैच कर सकते हैं वो ये 4 टाइप हैं। स्टैंडर्ड परसिस्टेंट डिस्क, PD का मतलब है परसिस्टेंट डिस्क, स्टैंडर्ड परसिस्टेंट डिस्क, बैलेंस्ड परसिस्टेंट डिस्क, SSD परसिस्टेंट डिस्क एंड एक्सट्रीम परसिस्टेंट डिस्क। ये 4 आप अपने सर्वर के साथ अटैच कर सकते हैं या सर्वर के साथ जो एक्स्ट्रा डिस्क आप लगाना चाहते हैं उनमें भी ये 4 टाइप अवेलेबल हैं। यही 4 टाइप जो यहां जोनल में अवेलेबल है, यही सेम टाइप रीजनल में भी अवेलेबल होती है, इसलिए मैंने यहां दोबारा नहीं लिखी है। मेक श्योर दोनों के अंदर सेम टाइप होती है, बस दोनों में बुनियादी फर्क यह है अगर आप रीजनल परसिस्टेंट डिस्क सेलेक्ट करते हैं तो उस केस में आपके डिस्क के 2 आप कह लें कि रेप्लिका बनेंगे, एक ओरिजिनल कॉपी रहेगी और 2 उसके रेप्लिका रहेंगे। उससे बेनिफिट ये रहेगा कि अगर आपकी एक डिस्क फेल हो जाती है तो आपको उसका बैकअप मिलेगा, आपको दूसरी जगह से वो रिकवर हो जाएगी। बट ऑफ कोर्स अगर डिस्क एक से ज्यादा है, 2 डिस्क आपकी क्रिएट हो रही हैं, तो इसमें आपको पे भी डबल करना पड़ेगा। लेकिन यस, उसका बेनिफिट ये है कि आपके पास एक बैकअप अवेलेबल है। तो सेम डिस्क टाइप जो है, ये 4 डिस्क टाइप आप एज अ जोनल यूज कर सकते हो जहां एक डिस्क बनेगी एक जोन के अंदर, या एज अ रीजनल आप क्रिएट कर सकते हो जहां पे स्टैंडर्ड, बैलेंस्ड, SSD, एक्सट्रीम, इनमें से कोई भी टाइप आप एज अ रीजनल भी ले सकते हो। उसमें 2 आपकी जो है टोटल कॉपी बनेगी। डेटा इज रेप्लिकेटेड बिटवीन 2 जोन इन द सेम रीजन, यहां लिखा हुआ है। तो डेटा जो है 2 जगह रेप्लिकेट होगा। तो अब आपकी चॉइस है आप कौन सा लेना चाहते हैं। तो सर्वर के साथ इन 2 वॉल्यूम्स को या इन 2 डिस्क टाइप को हम लगा सकते हैं, जोनल को भी लगा सकते हैं, रीजनल को भी लगा सकते हैं। दोनों में ही 4 टाइप अवेलेबल है। स्टैंडर्ड एक अकेली ऐसी डिस्क टाइप है जिसमें हार्ड डिस्क का इस्तेमाल किया गया है। हार्ड डिस्क ड्राइव HDD जो लैपटॉप में आती है, HDD लगी हुई। आपको पता है कि HDD से बेहतर आजकल मार्केट में आ गई है SSD। तो सेम टाइप यहां पर भी गूगल के पास है। बाकी की तीनों टाइप उनकी SSD होती हैं। बैलेंस्ड परसिस्टेंट डिस्क, ये भी SSD में ही बैक एंड पे जो गूगल ने डेटा सेंटर में लगा रखी है वो SSD लगा रखी है इसके लिए। SSD परसिस्टेंट डिस्क, यहां भी गूगल ने SSD का इस्तेमाल किया है। और एक्सट्रीम परसिस्टेंट डिस्क, यहां भी गूगल ने बैक एंड पे SSD का ही इस्तेमाल किया। लेकिन SSD में भी कैटेगरी आती है जो ज्यादा आपको IOPS प्रोवाइड कराती है। तो जो महंगी वाली SSD है वो यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है, जो सस्ते वाली है वो इन कैटेगरीज में इस्तेमाल की जाती है। अगर आपको सस्ती स्टोरेज चाहिए, SSD से सस्ती चाहिए, तो आप स्टैंडर्ड परसिस्टेंट डिस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये HDD से बनी हुई है, इसीलिए ये थोड़ी सस्ती होती है इन कंपैरिजन टू बाकी ऑप्शन। तो आपकी मर्जी है कि आप अपने सर्वर के साथ कौन सी डिस्क अटैच करना चाहते हैं। एक बात और, चारों ही बूटेबल होती हैं, यानी आप एज अ रूट डिस्क या बूट डिस्क इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जब आप सर्वर बनाते हैं तो एक डिस्क ऐसी डिस्क होती है जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम आप किस टाइप में रखना चाहते हैं आपकी मर्जी है। आप उसको महंगे वाले में रखना चाहते हैं आप उसमें रख सकते हैं, एक्सट्रीम में रख सकते हैं, SSD में रख सकते हैं। स्टैंडर्ड सस्ती होती है पर इसमें भी आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम रख सकते हैं। यानी कि ये चारों ही जो डिस्क टाइप हैं ये बूटेबल होती हैं। इनके अलावा जितनी भी टाइप यहाँ पर है, चाहे वो लोकल SSD हो या क्लाउड स्टोरेज हो या फाइल स्टोर हो, ये बूटेबल नहीं होती। इनमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रख सकते सर्वर का, सर्वर के साथ अटैच नहीं कर सकते एज अ बूटेबल स्टोरेज। तो ये बात आपको याद रखनी है कि एज अ बूटेबल आप इन्हीं 4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक कोशिश यही करी है कि सिर्फ इस एक पिक्चर को देख के इंटरव्यू के सारे सवाल इंटरव्यू के आपके निकल जाए।
यहाँ पे आप देखें स्टैंडर्ड परसिस्टेंट डिस्क के लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, या आप ये कह लें कि मिनिमम जो ले सकते हैं आप वो 10 ले सकते हैं, 10 से कम नहीं ले सकते। 10 GB आपको लेना ही लेना है। सिमिलरली बैलेंस परसिस्टेंट डिस्क भी आपको मिनिमम 10 GB लेना पड़ेगा, या उससे ज्यादा आप ले सकते हैं। SSD भी उससे ज्यादा आप ले सकते हैं, मैक्सिमम मेरे ख्याल से 64 टेराबाइट तक आप ले सकते हैं इन स्टोरेज को, वो भी मैं लिखवा दूंगा। और एक्सट्रीम परसिस्टेंट डिस्क में एक बाउंडेशन है कि मिनिमम 500 GB लेना पड़ेगा, आप 10 या 20 GB नहीं ले सकते, क्योंकि ये महंगी स्टोरेज है। ये लोगे तो आपको 500 GB मिनिमम लेनी पड़ेगी, ये कंडीशन है। तो ये 4 टाइप की स्टोरेज होती है, डिस्क टाइप होती हैं, जो आप अपनी वर्चुअल मशीन के साथ या कंप्यूट इंजन में मैं अगर उसकी बात करूं तो उसके साथ आप अटैच कर सकते हैं। यहां पे अगर मैं रीजनल की बात करूं तो रीजनल और जोनल दोनों सेम टाइप है, दोनों में जहां जो चार टाइप आपको यहां दिख रही है वही 4 टाइप इसमें भी होती है। मैंने इसीलिए यहां पे दोबारा नहीं लिखा, बस दोनों में फर्क ये है, अगर आप रीजनल सिलेक्ट करोगे तो 2 कॉपी आपकी बनेगी, जोनल सिलेक्ट करोगे तो एक ही डिस्क बनेगी, रीजनल सिलेक्ट करोगे तो 2 डिस्क बनेगी, दोनों में सेम डेटा रहेगा। यानी आपकी जो एक मेन डिस्क है उसमें जो भी काम आप करोगे वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा दूसरी डिस्क पर भी, यानी आपके पास बैकअप में एक कॉपी हमेशा रहेगी। इससे फायदा यह है कि अगर किसी वजह से आपकी डिस्क फेल हो जाती है तो आपके पास बैकअप वाली कॉपी हमेशा रहेगी और डेटा वहां से आपका रिकवर हो सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं। लोकल एसएसडी की बात करें तो ये एक स्पेशल केस है। ये AWS के अंदर जो है इंस्टेंस स्टोर के नाम से होता है, इंस्टेंस स्टोर AWS में ये इस नाम से अवेलेबल है, और Azure में ये अवेलेबल है एफेमरल डिस्क या टेम्पररी डिस्क के नाम से, टेम्पररी स्टोरेज के नाम से, टेम्पररी डिस्क के नाम से ये Azure में अवेलेबल है। तो गाइज यहां पर भी ये अवेलेबल है लोकल एसएसडी। ये हाई परफॉर्मेंस डिस्क होती है, इससे काम बहुत फास्ट होता है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये डेटा नॉन परसिस्टेंट होता है। अगर आप डिस्क को स्टॉप करते हैं, सॉरी डिस्क को कह रहा हूं, अगर आप सर्वर को स्टॉप करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं तो इसमें पड़ा हुआ डेटा डिलीट हो जाता है, इसमें डेटा नहीं रहता है। इसमें आप डेटा को जब तक ही रख सकते हैं जब तक आपका सर्वर चल रहा है। अगर आपका सर्वर स्टॉप होता है किसी भी वजह से या डिलीट होता है तो ये डिस्क अपने आप डिलीट हो जाती है, इसका डेटा अपने आप डिलीट हो जाता है और उसे आप रिकवर भी नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे सर फिर हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो देखिए आप इसके बारे में समझें कि आखिर ये है क्या। फिजिकली अटैच टू होस्ट सर्वर, यानी आप इसको ऐसा समझें कि ये जो आपका सर्वर है जो डेटा सेंटर में लगा हुआ है, उस सर्वर के अंदर जो प्रोसेसर है, मेमोरी है, सर्वर में रैम भी होगी, सर्वर में CPU भी लगा होगा और सर्वर में स्टोरेज भी लगी होगी। तो वो जो स्टोरेज होती है वो यही स्टोरेज होती है जो आपके हार्डवेयर के साथ कनेक्टेड होती है। यानी गूगल के जो डेटा सेंटर है वहां जो सर्वर रखे हुए हैं उन सर्वर में भी कुछ स्टोरेज अवेलेबल होती है, उसी स्टोरेज को लोकल स्टोरेज कहा जाता है। अब कोई स्टोरेज अगर सर्वर के अंदर ही कनेक्टेड है तो ऑफ कोर्स वो फास्ट होगी उस स्टोरेज से जो उसके साथ नेटवर्क के थ्रू अटैच है, नेटवर्क अटैच स्टोरेज जो किसी केबल के थ्रू कनेक्टेड है, उससे ज्यादा फास्ट होगी वो स्टोरेज जो डायरेक्टली उसके साथ अंदर ही कनेक्टेड है। तो लोकल स्टोरेज बहुत फास्ट होती है, हाई परफॉर्मेंस होती है, पर यहां पे लिमिटेशन ये है कि ये आपको एक तो लिमिटेड मिल सकती है, ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़े साइज की स्टोरेज ले सकते हो, और ये तब तक ही इसमें डेटा स्टोर रहता है जब तक कि वो मशीन जो है आप चलाते रहते हैं। जैसे ही वो मशीन स्टॉप करते हैं डेटा डिलीट हो जाता है। तो कहने का मतलब इसमें आपने इंपॉर्टेंट डेटा नहीं रखना, ऐसा डेटा नहीं रखना जो लॉन्ग टर्म यूज करना है। ऐसा डेटा रख सकते हैं जो आपको प्रोसेसिंग के लिए काम आ रहा है या कोई ऐसा काम जो जिसके लिए फास्ट हाई परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड है, आप इस स्टोरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप अपना क्रूशियल डेटा इसमें रखें। आपने कभी भी क्रूशियल डेटा, कॉन्फिडेंशियल डेटा इसमें नहीं रखना है। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। एक और बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि लोकल एसएसडी जो है वो अंदर ही इस हार्डवेयर के अंदर ही होती है, लोकल एसएसडी इसके अंदर होती है, इसीलिए इसको आप माइग्रेट नहीं कर सकते। आप इस स्टोरेज को मूव नहीं करा सकते एक जोन से दूसरे जोन में, या फिर जोन के अंदर एक हार्डवेयर से दूसरे हार्डवेयर में, एक होस्ट से दूसरे होस्ट में। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये स्टोरेज तो भैया इसी हार्डवेयर के अंदर है, तो आप इसको या इस डेटा को मूव नहीं कर
सकते, वो उसी स्टोरेज में रहता है। और इसीलिए आप अगर स्टॉप करते हैं तो स्टॉप करने पे होता क्या है, जब आप गूगल क्लाउड पे अपनी मशीन को स्टॉप करते हैं तो गूगल आपसे वो रिसोर्सेज वापस ले लेता है। अब जब गूगल आपसे वो रिसोर्सेज वापस लेगा और अगली बार जब आप 2 दिन के बाद अपनी मशीन को स्टार्ट करोगे तो जरूरी नहीं है कि गूगल उस मशीन को इसी हार्डवेयर पे क्रिएट करे, क्योंकि गूगल के डेटा सेंटर में तो बहुत सारे फिजिकल सर्वर लगे हुए हैं। हो सकता है इस बार वो मशीन कहीं और क्रिएट हो, पर लोकल स्टोरेज तो उसी मशीन के साथ कनेक्टेड थी जो स्टोरेज आपको, जहां आपने पहले अपनी वीएम क्रिएट की थी। और यही वजह है कि अब की बार जब आपका सर्वर यहां पे बनेगा तो यहां पे एक नई लोकल स्टोरेज आपको मिल जाएगी, पुराने वाली तो यहां आ नहीं सकती, वो डेटा यहां आ नहीं सकता, वो वहीं का वहीं रह जाता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि लोकल स्टोरेज जो है वो नॉन परसिस्टेंट है और डेटा डिलीट हो जाता है। क्योंकि क्लाउड पे जब भी कोई मशीन स्टॉप होती है तो जरूरी नहीं है गूगल उसको उसी हार्डवेयर पे क्रिएट करे, हो सकता है गूगल उसको अगली बार किसी और पे क्रिएट करेगा। अब जहां क्रिएट करेगा वहां की लोकल एसएसडी वो आपको प्रोवाइड कराएगा, वो बिल्कुल फ्रेश होगी, तो आपका पुराना डेटा आपके पास नहीं आ पाता। ये रीजन है गाइस जो मैंने आपको बिल्कुल टेक्निकली बता दिया है कि किस वजह से डेटा इसमें डिलीट होता है। क्लाउड स्टोरेज की बात हम तब करेंगे जब ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, फाइल स्टोरेज की बात भी तब करेंगे जब ये टॉपिक पढ़ाऊंगा। बस एक ओवरव्यू आपको देना चाहता था कि भैया स्टोरेज कितने टाइप की होती है, इसीलिए मैंने इन्हें मेंशन कर दिया। इसमें भी मल्टीपल टाइप्स हैं, बट इनको मैं तभी डिस्कस करूंगा जब मैं ये टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल आपको जो फोकस करना है वो इन 4 टाइप पे फोकस करना है, क्योंकि जब हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे तो इन्हीं 4 टाइप में से कोई एक हम इस्तेमाल करेंगे, और चाहे तो फिर हम उसको जोनल ले सकते हैं, चाहे तो हमारी मर्जी है हम उसको रीजनल सिलेक्ट कर सकते हैं। रीजनल करोगे तो रेप्लिका भी क्रिएट हो जाएगा, जोनल करोगे तो कोई रेप्लिका क्रिएट नहीं होगा। अगर स्टोरेज खराब होती है तो खराब हो जाएगी, उसका कोई बैकअप नहीं होगा, गूगल उसको आपको रिकवर करके नहीं दे पाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने यहां पे ओवरऑल आपको लिख दी हैं। ब्लॉक स्टोरेज क्या होता है? ब्लॉक स्टोरेज का मतलब भी आपको समझना पड़ेगा। ब्लॉक स्टोरेज होता है जहां आपका डेटा, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में ब्लॉक्स की फॉर्म में ब्रेक करके स्टोर किया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज उसको कहते हैं। ये जो क्लाउड स्टोरेज है ये ऑब्जेक्ट स्टोरेज होती है, याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्ट स्टोरेज है। और ऑब्जेक्ट स्टोरेज का मतलब होता है कि आपकी जितनी भी बड़ी फाइल हो, चाहे वो 2 GB की हो, 10 GB की हो, 50 GB की हो, उसे एज अ ऑब्जेक्ट उठा के एज इट इज उसको ब्रेक नहीं किया जाता और एज इट इज उसको स्टोरेज में सेव कर दिया जाता है। लेकिन ब्लॉक स्टोर के अंदर आपका जितना भी डेटा है, 2 GB है, 10 GB है, 50 GB है, उनको एक फिक्स साइज के ब्लॉक्स में ब्रेक करके स्टोर किया जाता है। इसीलिए इस तरह की स्टोरेज को हम ब्लॉक स्टोरेज कहते हैं। ये AWS में भी होती है, एज़्योर में भी होती है और गूगल क्लाउड में भी होती है। तीनों में ब्लॉक स्टोरेज और ऑब्जेक्ट स्टोरेज आपको मिल जाएगी। ब्लॉक स्टोरेज इज फास्टर देन ऑब्जेक्ट स्टोरेज, ये बात आपको याद रखनी है। ब्लॉक स्टोरेज को एज अ बूट डिस्क आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बूटेबल बना सकते हैं, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पे इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट स्टोरेज में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। ये कुछ बुनियादी बातें हैं जो एज अ क्लाउड आर्किटेक्ट आपको दिमाग में बिठा के रखनी है। नहीं बात याद हो रही, मेरी इसी वीडियो को 2-3 दफा देखें, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको ये लेक्चर रट जाएगा और स्टोरेज से रिलेटेड कोई भी बात आप इंटरव्यू में इजीली बता पाएंगे। तो ये कुछ बुनियादी बातें मैंने यहां लिख दी। कुछ और पॉइंट्स मैंने नोट करके यहां पे लिखे हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इंक्रीज बट नॉट श्रिंक द डिस्क साइज। ऑलवेज रिमेंबर, आप डिस्क का साइज बढ़ा सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल सर्वर के साथ आपने 20 GB स्टोरेज लगाई है, लेकिन बाद में आप फील करते हैं कि 20 GB कम है, मुझे 40 GB करनी है, आप कर सकते हो। बाद में सर्वर चल रहा है, चलते हुए सर्वर की स्टोरेज को आप बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 40 GB करने के बाद अब आपको लगता है मैं 20 GB करनी है, मैंने ज्यादा स्टोरेज ले ली, मुझे कम की जरूरत है। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। स्टोरेज बढ़ सकती है, घट नहीं सकती। ये कुछ ऐसा ही है कि आपकी जो उम्र है वो बढ़ तो सकती है, घट नहीं सकती। तो कुछ ऐसा एग्जांपल आप इसको समझिए। स्टोरेज को बढ़ाया जा सकता है, एक बार बढ़ाने के बाद उसको दोबारा रिड्यूस या श्रिंक नहीं किया जा सकता। नंबर ऑफ डिस्क इज डिपेंडेंट ऑन वर्चुअल CPU। ये भी आपको याद रखना है, आप कितना बड़ा डिस्क साइज या कितनी डिस्क लगा सकते हैं ये डिपेंड करेगा कि आपके सर्वर के साथ वर्चुअल CPU कितने अटैच हैं। भाई जितना आपका, आप ये समझे कि आपने अगर इसको एक छोटा सा एग्जांपल ले कि अगर एक मारुति कार है तो 4 आदमी उसमें जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास फॉर्च्यूनर है तो वहां पे 6 से 7 आदमी बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रक लेके जा रहे हो तो उसमें 20 आदमी बैठ सकते हैं। तो आदमी कितने बैठेंगे ये डिपेंड इस चीज पे करेगा कि आप क्या लेकर चल रहे हैं, ट्रक लेके चल रहे हैं, फॉर्च्यूनर लेके चल रहे हैं या मारुति कार लेके चल रहे हैं। तो अगर आपके वर्चुअल CPU ज्यादा है तो आप डिस्क भी ज्यादा लगा सकते हो। अगर वर्चुअल CPU ही आपके सर्वर में कम है तो ऑफकोर्स उसके अकॉर्डिंग ही आप डिस्क अटैच कर पाएंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि अगर
आपका डिस्क का साइज बढ़ेगा। आईओप्स हमेशा उस पर डिपेंडेंट होते हैं गूगल क्लाउड में। गूगल क्लाउड में आप जितनी ज्यादा स्टोरेज लेंगे, इनपुट आउटपुट पर सेकंड उतने ज्यादा मिलेंगे। इनपुट आउटपुट पर सेकंड क्या होते हैं, इसको रीड राइट पर सेकंड भी आप समझ सकते हो कि मैं एक सेकंड में कितनी चीजें लिख सकता हूं या कितनी चीजें पढ़ सकता हूं, आप ऐसा समझो। तो ये परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी आप जितनी बड़ी स्टोरेज का इस्तेमाल करेंगे या जितनी बड़ी स्टोरेज आप लेते जाएंगे। फिर भी अगर आपको रीड राइट बहुत ज्यादा चाहिए, आप एक्सट्रीम परसिस्टेंट डिस्क में जा सकते हैं। यहां रीड राइट इन बाकी सबसे ज्यादा होते हैं। देखिए ये 4 टाइप होती हैं। इनमें जो सबसे महंगी और जो टॉप लेवल परफॉर्मेंस आपको मिलेगी वो एक्सट्रीम में मिलेगी, पहली बात। उसके बाद जो सेकंड लेवल की परफॉर्मेंस आपको मिलेगी वो आपको कह सकते हैं कि एसएसडी में मिलेगी, एसएसडी परसिस्टेंट डिस्क में। फिर उसके बाद जो आपको मिलेगी वो इसमें मिलेगी, और जो सबसे कम आपको परफॉर्मेंस मिलेगी वो इसमें मिलेगी। यानी सबसे कम इसमें, उससे ज्यादा इसमें, उससे ज्यादा इसमें और सबसे ज्यादा इसमें। इस तरीके से परफॉर्मेंस की बात आप करें या बेहतरी की बात करें कि कौन सी स्टोरेज बेहतर है, तो ये सीक्वेंस है गाइस। सेम सीक्वेंस यहां भी है, रीजनल में भी मैंने बताया कि दोनों के लिए सेम ही स्टोरेज होती है। बस फर्क ये है कि अगर रीजनल ऑप्शन सिलेक्ट कर लोगे इस स्टोरेज को लेते टाइम या इस स्टोरेज को लेते टाइम, तो इसका एक रेप्लिका भी क्रिएट हो जाएगा। दोनों ही बूटेबल है। ये चारों डिस्क टाइप जो है बूटेबल होती हैं, जोन परसिस्टेंट डिस्क के अंदर आती हैं। और परसिस्टेंट का मतलब भी यही होता है कि डेटा सर्वर के डिलीट होने के बाद भी, डिस्क सर्वर के डिलीट होने के बाद भी रहती है। आप उसका डेटा रिकवर कर सकते हैं, आप उस डिस्क को बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी नए सर्वर के साथ अटैच कर सकते हैं। ऐसी डिस्क को कहा जाता है परसिस्टेंट डिस्क। इसीलिए यहां पे जिस टर्म का इस्तेमाल किया गया है वो परसिस्टेंट डिस्क का इस्तेमाल किया गया है। यानी एक ऐसी डिस्क जो हमेशा रहती है, जो सर्वर के डिलीट होने के बाद भी हम रख सकते हैं। हमारी मर्जी है, हम चाहें तो सर्वर के डिलीट के साथ उसे डिलीट कर सकते हैं, चाहें तो उसे रख सकते हैं। बिकॉज इट इज अ नेटवर्क अटैच स्टोरेज। ये हार्डवेयर या होस्ट के अंदर लोकल स्टोरेज की तरह लगी हुई नहीं होती, ये स्टोरेज अलग होती है। अब इसका भी एग्जाम्पल आपको देके समझाता हूं। आप इसको ऐसा समझिए कि आपका जो ये एक जोन है, इस जोन के अंदर आपके पास मल्टीपल सर्वर लगे हुए हैं। जैसा कि अभी मैं आपको समझा रहा था, आपके मल्टीपल सर्वर लगे हैं। इन्हीं सर्वर्स के साथ ये जो डिस्क होती है आपकी परसिस्टेंट डिस्क, ये अटैच होती है। यानी परसिस्टेंट डिस्क इस पूरे जोन के साथ अटैच है। अब इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि अभी आपकी वीएम यहां पर बनी है या आपने स्टॉप कर दी और बाद में वो यहां बन गई, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सारी वीएम, आपकी वीएम बाद में कहीं भी क्रिएट हो जाए पर रहेगी तो जोन में ही, और जोन के साथ डिस्क अटैच है। तो इजीली आपका डेटा, अगर पहले आप यहां से एक्सेस कर रहे थे और बाद में आप अपनी वीएम को माइग्रेट करके दूसरे हार्डवेयर पे ले जाते हो, तो अब क्या होगा, ये परसिस्टेंट डिस्क यहां की जगह यहां अटैच हो जाएगी, क्योंकि परसिस्टेंट डिस्क तो पूरे जोन के साथ अटैच है। तो इस केस में आपका डेटा डिलीट नहीं होता। यही रीजन है कि परसिस्टेंट डिस्क में आपका डेटा रहता है, क्योंकि वो पूरे जोन के साथ अलग से कनेक्टेड है नेटवर्क के थ्रू। ऐसे में अब वीएम इधर क्रिएट हो या इधर क्रिएट हो या इधर क्रिएट हो, वीएम को स्टॉप कर दोगे, स्टॉप करने के बाद यहां क्रिएट हो, तब भी कोई मसला नहीं है, परसिस्टेंट डिस्क से डेटा रिकवर हो जाएगा। लेकिन अब दूसरी तरफ अगर मैं रीजनल की बात करूं तो इसका एग्जांपल आप रीजन से ले सकते हैं कि अगर रीजनल परसिस्टेंट डिस्क है तो यहां जोन की जगह ये रीजन हो जाएगा और यहां इनकी जगह यहां पे जोन आ जाएंगे, और जो आपकी डिस्क होगी वो इसी तरीके से इस पूरे रीजन के साथ कनेक्टेड होगी। फिर वो इस जोन में क्रिएट हो या बाद में इस जोन में मूव कर सकते हो, आप ये सारे काम कर सकते हो। तो परसिस्टेंट डिस्क का मतलब है आपका डेटा जो है वो बाद में भी रहता है, आप उसको रिकवर कर सकते हैं, उसको डिलीट होने से बचा सकते हैं। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। ये सारी बातें लिख लीजिएगा जितना हो सकता है। नॉट बूटेबल लोकल एसएसडी याद रखिएगा। इवन क्लाउड स्टोरेज इज नॉट बूटेबल, फाइल स्टोरेज इज नॉट बूटेबल। नॉट बूटेबल मतलब वहां ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं हो सकता। बार बार इस बात पे जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि एग्जाम में, इंटरव्यू में बहुत सवाल आने वाले हैं। चलिए, आई होप ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। आप चाहें तो दोबारा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी चेंजेस मैंने किए हैं आपको वो नजर आ जाएंगे। और कोशिश करिए इनको बनाने की, अपने नोट्स बनाने की, या अगर कोई सॉफ्ट कॉपी में आप बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप मेरे साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप ब्यूटीफुल से नोट्स बना के हमें शेयर करें ताकि हम बाकी लोगों के साथ इन नोट्स को शेयर कर सकें और हमारी कम्युनिटी की हेल्प हो सके। ठीक है, टेक्निकल गुफ्तगू की जो ये कम्युनिटी है गाइज, ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हम सबको मिलकर एज अ फैमिली एक दूसरे की मदद करनी है ताकि आप लोगों की एक अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी पैकेज आपको मिल सके क्लाउड डोमेन के अंदर। यही मेरी कोशिश भी है। चलिए बात को किसी खूबसूरत शेर के साथ खत्म करते हैं। शेर मुझे एक शायर का ये याद आता है कि
सारी खुशियाँ मिलाकर देखी हैं, सारी खुशियाँ मिलाकर देखी हैं, तेरे जाने का गम ज्यादा है। कुछ नहीं बदला, दीवाने थे दीवाने ही रहे, कुछ नहीं बदला, दीवाने थे दीवाने ही रहे, हम नए शहरों में रहकर भी पुराने ही रहे। और बात को इस आखिरी शेर के साथ खत्म करना चाहूंगा कि वो भी शायद रो पड़े वीरान कागज देखकर, वो भी शायद रो पड़े वीरान कागज देखकर, मैंने उसको आखिरी खत में लिखा कुछ भी नहीं। ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।